गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग सर। क्लास सुनने में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? नो सर। ये बच्चे कम ही जुड़ पाए हैं अभी। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था एक बार रिपीट कर लेते हैं उस चीज को। हमने वायुमंडल की संरचना पढ़ी थी, संगठन पढ़ लिया। कौन कौन से तत्व पढ़े थे? दिव्या, दिलकुश, ललिता। बेटा कौन कौन से तत्व थे वायुमंडल के? गैस, जलवायु और धूल कण। हाँ, एक तो धूल के कण थे, एक गैसेस थी और एक जल वाष्प था। इनके द्वारा वायुमंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, सबकी स्थिति हमने पढ़ ली थी, धूल के कणों की, जल वाष्प की और गैसों की। ठीक है, आज हम वायुमंडल की परतीय संरचना को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज कोई नेटवर्क इश्यू है या क्या, उसकी वजह से बच्चे कम जुड़ रहे हैं? देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की स्थिति में आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊं, फिर वायुमंडल का पूर्ण डायग्राम हम बनाएंगे इस परतीय संरचना का। ये तो हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ किसका आवरण है बेटा? वायु का आवरण है। हमने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। पृथ्वी की कौन सी संरचना पढ़ी थी? आंतरिक संरचना पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था क्या? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड पढ़ा था ना। ये हमारी पृथ्वी का भाग हो गया। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। वायुमंडल का आवरण ये कितने किलोमीटर है? लगभग 10,000 किलोमीटर। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आप क्या आ जाएगा? अंतरिक्ष। क्या आ जाएगा? अंतरिक्ष। तो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ही आवरण है। किसका? वायुमंडल का। किसका आवरण है बेटा? वायुमंडल का। इस आवरण को मुख्यतः देखें तो आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में बांटा गया बेटा? 5 परतों में आयतन को बांटा, इसी संरचना को बांटा गया है। हम इसको हमने जाना कि पृथ्वी का जो भाग है उसके चारों तरफ है। हमें डायग्राम बनाऊंगा केवल ऊपर ऊपर, एक पार्ट ही नहीं, पृथ्वी के पूरे भाग यानी पूरे गोले के चारों तरफ क्या है? वायु का आवरण है। पृथ्वी के गोले के चारों तरफ क्या है? वायु का आवरण है। देखिए नीचे हम डायग्राम बनाते हैं, समझना। ये वाला भाग है आपका पृथ्वी का भाग है। इसको यू भी हम बना सकते हैं कर्व रूप से। यू बना दिया मैंने कर्व रूप से। इसका आवरण क्या है? ये पृथ्वी धरातल। ठीक है, इस पृथ्वी धरातल से हम उत्तर की ओर चलते हैं, यानी ऊपर ऊंचाई की ओर चलते हैं, तो हमारे वायु का आवरण है स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो परतें हैं उनको हम लिखेंगे पहले।
फिर एक एक परत के महत्व को समझेंगे। देखिए, साथ साथ से आप भी डायग्राम बनाते रहे। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारी पृथ्वी के भाग में ऊंचाई वाला जो पार्ट है, उसमें सबसे पहले जो परत है वो हमारी है बेटा क्षोभ मंडल। नाम सुना हुआ है? नाम सुना हुआ है बेटा? क्षोभ मंडल। यस सर। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं इधर लिख देता हूं नाम, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल को क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल जो परत है वो, जिसकी सबसे पहले ऊंचाई की बात करूं मैं, तो आपके भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से यह 18 किलोमीटर, और ध्रुव है, ध्रुव से यह 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो 18 और 8 कितने होते हैं बेटा? 26। 2 का डिवाइड किया तो एवरेज कितनी आ गई? 13 किलोमीटर। तो सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है पूछ ले, तो सौरमंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल है, इसके शब्द की बात करूं तो लेटिल भाषा का एक शब्द है जिसका नाम, या ग्रीक भाषा का एक शब्द है, सॉरी यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है टोपोस। टोपोज शब्द का नाम क्या है? टोपोज। इस टोपोज शब्द से किसका नाम बना है? ट्रोपोस्फेयर का और क्षोभ मंडल का। ट्रोपोज का मतलब होता है विक्षोभ। विक्षोभ जानते हो क्या? मिश्रण या विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब है जिसमें परिवर्तन होते रहे, बदलाव होते रहे। ये क्या है? विक्षोभ। और इन विक्षोभों के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? ट्रोपोस्फेयर। टोपाज किसका शब्द है? वही ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम बात करें, इसमें क्या होती है? संवहनीय क्रियाएं होती है। क्या होती है? संवहनीय क्रियाएं होती है, जिसमें बादलों का बनना, बारिश का होना, हवाओं का चलना, तापमान का कम होना, तापमान का अधिक होना। कहने का मतलब जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन इसमें क्या होते हैं? गठित होते हैं। इस कारण से इस संवहनीय क्रियाओं के होने के कारण इस परत को क्या बोलते हैं? संवहनीय परत भी कहते हैं। तो विक्षोभों की क्रिया होती है, और विक्षोभ मंडल हो गए, और संवहनीय क्रियाएं होती है, इसलिए संवहनीय परत भी इसको कहते हैं, या संवहनीय मंडल भी इसे कहते हैं। यानी आपने पढ़ा है बेटा कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, वो सारी मौसमी घटनाएं आपके कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। बताओ ये बात। सर विक्षोभ बताओ। विक्षोभ का मतलब होता है जो हवाएं चलना, बारिश का आना, तेज हवाओं का चलना, तापमान से परिवर्तन आना, दाब का कम होना, दाब का अधिक होना। वैसे विक्षोभ का मतलब तो होता है चक्रवाती हवाएं चलना। वैसे विक्षोभ का मतलब क्या होता है? चक्रवाती हवाएं चलना। लेकिन तो ये बोल रहे हैं किरोड़ी कि सर बताइए कितनी बुक है ज्योग्राफी की? तो 3 बुक आएगी। कितनी बुक आएगी? 3। एक भारत की, एक पढ़ा रहा हूं जो, और एक प्रायोगिक। 3 बुक आएगी। ठीक है, तो आप बुकों को तो बता दिया मैंने पहले ही, आप इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। विक्षोभ का मतलब होता है जो अपनी हवाएं हैं, चक्रवाती हवाएं हैं, वो होती है अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलती है, उन्हें हम विक्षोभ बोलते हैं। लेकिन विक्षोभ का मतलब यहाँ क्या लेंगे?
जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो वायुमंडल की घटनाएं घटित हो रही है, उससे हम क्या है विक्षोभ का अर्थ यहाँ पर लेंगे। समझ में आ गया? सवनीय धारा आपको पता ही है, सवनीय क्रियाएं, ठीक है। जैसे तापमान बढ़ा तो जलवाष्प ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, नीचे आएगा। या अधिक दाब है, वहां से हवा निम्न दाब की ओर जाएगी, चक्रवात उत्पन्न होंगे। ये सारी घटनाएं क्या कहलाएगी? सवनीय घटनाएं। तो बताओ सवनीय घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। विक्षोभ, विक्षोभ किसमें होंगे? क्षोभ मंडल में। हाँ, तो ये क्षोभ मंडल में विक्षोभ होते हैं और इस कारण से इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। और सवनीय धाराएं चलती है, सवनीय क्रियाएं होती है, इस कारण से इसे सवनीय परत भी कहते हैं, सवनीय मंडल भी कहते हैं। और क्या घटनाएं होती है इस मंडल में? ठीक है, इसमें सारी वायुमंडलीय घटनाएं पढ़ ली। अब इसमें ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा। ये और ध्यान नोट कर लेना, ऐसी ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होगा। तापमान घटने की यह दर कितनी होती है? 165 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। यानी 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सामान्य ताप। ठीक है ना। यानी जो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? टेम्परेचर लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर लैप्स रेट। टेम्परेचर लैप्स रेट। टेम्परेचर लैप्स रेट ये क्या होती है कि जब ऊंचाई पे जाएंगे तापमान घटेगा। कितना घटेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिक ऊंचाई पे जाने पर इस तापमान में घटने की दर में भी क्या आता है? बदलाव आता है। अब आपके माइंड में प्रश्न आया होगा, हालांकि मैंने कई बार बता दिया कि यह तापमान क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय तत्वों की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कल भी बताया था, धूल के कणों की क्या आ जाएगी? कमी। जलवाष्प की क्या आ जाएगी? कमी। ठीक है, धूल के कणों की कमी आएगी तो तापमान ग्रहण करना जो है वो कम हो जाएगा। अब निचले स्तर पे तापमान क्यों? क्योंकि निचले स्तर पे धूल के कण काफी होते हैं और वो क्या करते हैं? सूर्य की परावैंगनी किरणें या सूर्य की किरणें आती है, उनका तो ऊपरी स्तर पे कोई मतलब नहीं है। निचले स्तर पे आएंगे तो उनको वो ग्रहण करेंगे, पार्थिव किरणों को ग्रहण करेंगे, तो वो पूरा वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे ये चीज, लेकिन आप समझ लीजिए सूर्य से आने वाली किरणों से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। किससे होता है? पृथ्वी की दीर्घ तरंगों से होता है, लघु से नहीं होता है। किससे होता है? पृथ्वी की दीर्घ तरंगों से होता है। आप पूछोगे साहब कैसे? आप महसूस करना बेटा, सुबह 7 बजे 6:30 बजे आपका सूर्य उदय हो जाता है, लेकिन आपको कभी गर्मी महसूस होती है क्या? ताप महसूस होता है क्या? ताप आपको दोपहर के 12 बजे बाद अधिकतम 2 बजे ही महसूस होता है। क्यों होता है? जब तक पृथ्वी का जो भाग धरातल है पूर्ण ताप ग्रहण करता है और ताप ग्रहण करने के बाद में ऊष्मा बाहर निकालता है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकालता है और यह ऊष्मा जो बाहर निकलती है उस ऊष्मा को ग्रहण करता है कौन? हमारा वायुमंडल, यानी हमारे वायुमंडल के पार्टिकल। तो वो ग्रहण करते हैं, तब क्या होते हैं? गर्म होते हैं। कहने का मतलब हमारे सूर्य से आने वाली जितनी लघु तरंगे हैं इसका 14% भाग ही वायुमंडल ग्रहण करता है, जबकि दीर्घ तरंगों से 34% भाग है वायुमंडल ग्रहण करता है। तो दीर्घ तरंगों से क्या है? वायुमंडल गर्म होता है, न कि आपका लघु तरंगों से। समझ में आ गई मेरी बात?
आएगी बेटा समझ में? यस सर। लघु Yes, तरंगों से sir. नहीं होता है, किससे होता है? दीर्घ तरंगों से होता है। तब ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। वो दीर्घ तरंगों का प्रसार नहीं होता और ऊपर आपके वायुमंडलीय तत्वों की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी परत की। दूसरी परत है हमारी कौन सी? समताप मंडल। कौन सी है? समताप मंडल। ठीक है, ये समताप मंडल और शोभ मंडल के बीच में जो परत है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? शोभ सीमा या स्ट्रेटोपोज, सॉरी ट्रोपोपोज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपोज। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। STRATOSPERE, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर बोल दो। ये जो परत है नाम से ही स्पष्ट है, ताप समान है साहब इसका। ताप समान है। तो ताप समान है तो ताप की समान स्थिति कहाँ तक रहती है? तो इसमें ताप की स्थिति रहती है साहब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये आपका समताप मंडल है। कहाँ से? शोभ सीमा से। शोभ सीमा हम माने एवरेज कितनी किलोमीटर है? 13। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो आपका है समताप मंडल। इस समताप मंडल में भी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान बिल्कुल समान रहता है, नहीं कोई मौसमी विक्षोभ होते हैं। ठीक है, बिल्कुल शांत। अब आप बोलते हो कि कौन समताप मंडल की भूमिका क्या है? कि यहाँ पर क्या होगा? वायुमंडल सॉरी वायुयान जो है वो उड़ान भरेंगे। कौन से मंडल में? समताप मंडल में वायुयान क्या भरेंगे? उड़ान भरेंगे। तो ये वायुयान की उड़ान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बदलाव देखिए साहब, बदलाव 20 से ऊपर जो 50 किलोमीटर की परत है उसमें टेम्परेचर अचानक बढ़ना आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है भाई? ओजोन। कौन सी गैस मिलती है? ओजोन गैस। सब जानते हो बेटा, ओजोन गैस सब जानते हो? ओजोन गैस सब जानते हैं हम लोग। यस सर। तो ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें? अरे कौन सी किरणें बताइए बेटा? कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। ठीक है, आज आपका रिजल्ट भी आने वाला है बेटा। भाई ध्यान है क्या सच आपको? में? भाई रिजल्ट भी आने वाला यस है सर। Yes, sir. और सबको पता है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव आने वाला है। इसलिए सभी को ही शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। भाई थैंक यू शुभकामनाएं, सर। शुभकामनाओं Thank you, sir. आप लोग हैं। सबका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आएगा। तो परावैंगनी किरणें हैं, उनका अवशोषण ये करती है, इस कारण से टेम्परेचर क्या होता है? इसका बढ़ जाता है। तो शोभ मंडल समताप मंडल में 20 किलोमीटर से ऊपरी भाग यानी 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर बढ़ता 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 चला जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और इसके 50 किलोमीटर की सीमा है वो होती है आपकी ट्रोपोपोज यानी समताप सीमा। कौन सी होती है बेटा? समताप सीमा। समताप सीमा के बाद जो आपका मंडल आता है 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 80 किलोमीटर तक।
ये आपकी सीमा आती है मध्य मंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, सॉरी मेसोस्फेयर, क्या बोलेंगे? मेसोस्फेयर कहेंगे, मध्य मंडल। कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है मध्य मंडल की। एक चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, मेरे माइंड से निकल गई, कि जो सौर मंडल है इसमें तापमान जो बढ़ता है, यह तापमान आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा से गिने तो कितना कम हो जाएगा? 80 किलोमीटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो जाएगा। और भूमध्य रेखा से हम सॉरी ध्रुवों से गिने तो ये ध्रुवों से -45 डिग्री तक हो जाता है, -45 डिग्री तक हो जाता है। ठीक है। और जब हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में तापमान पुनः बढ़ जाता है और पुनः बढ़ करके यह अधिकतम तापमान पहुंच जाता है। इसके बाद पुनः तापमान कम होता है और तापमान -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। 80 किलोमीटर तक जाते जाते तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। कौन से मंडल में बेटा? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में पुनः तापमान। और विशेष बात नहीं है मध्य मंडल की, मध्य मंडल की ऊंचाई कहां तक है, आप ये बात ध्यान रखना। मध्य मंडल की ऊंचाई कहां तक है? 80 किलोमीटर। अरे मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक। कहां तक है? 80 किलोमीटर तक है। कितनी? 80 किलोमीटर तक है। 80। ठीक है। इसके बाद आपका जो मंडल आता है वो आता है तापमंडल। तापमंडल या आयन मंडल, नाम सुना हुआ है ना? तापमंडल या इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर SPERE, या इसको ही हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल। तो आयनोस्फेयर क्या बोलते हैं? आयन मंडल या थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें ताप की अधिकता होती है। क्या होती है? ताप की अधिकता होती है। आयनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं इसमें आयनीकृत तत्व पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? आयनीकृत तत्व पाए जाते हैं। तो एक तो थर्मोस्फेयर है या आयनोस्फेयर है। अब ये जो परत है वो आपकी 80 से लेकर के, कई बुक तो इसको 400 किलोमीटर तक बताती है और कई बुक इसको 640 किलोमीटर तक बताती है। तो हम एवरेज करके एनसीईआरटी की बात माने, तो एनसीईआरटी इस सीमा को 400 किलोमीटर तक बता रही है। किसके? एनसीईआरटी कितनी बता रही है? 400 किलोमीटर तक बता रही है। तो एनसीईआरटी ये मानते हैं कितनी? 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। और इस सीमा के अंदर देखें तो क्या पाए जाते हैं? आयनीकृत तत्व। क्या पाए जाते हैं? आयनीकृत तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपसी घर्षण होता है। अल्फा बीटा गामा जो भी ना आपके डेल्टा वगैरह, ये आयनीकृत तत्वों में आपसी घर्षण होता है और आपसी घर्षण से यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। और इसके बाद जो परत है इसमें टेम्परेचर बढ़ता 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 ही चला जाता है। मतलब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना आरंभ होता है। तो पहली में घटा है, दूसरी में समान रहा है, उसके जस्ट बाद बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ता 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 जा रहा है। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे उपग्रह जो है वो इस मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है। जो पृथ्वी से सूचना आती है इन आयनों से टकराती है, पुनः रिफ्लेक्टिव होती है, पुनः परावर्तित होकर के हमारे कहाँ आती है? पृथ्वी तक आती है। तो जितने भी उपग्रह हैं वो कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं भाई? उपग्रह कौन से मंडल में छोड़े जाएंगे? तापमंडल में। कहाँ? अरे उपग्रह कहाँ तक छोड़े जाते तापमंडल हैं? में। ताप तापमंडल में। मंडल में। ठीक है, ताप मंडल में। अब इसके तापमान की बात करें तो यहाँ से ये -100 है, इससे बढ़ता बढ़ता तापमान 1500 डिग्री तक भी हो जाता है। यानी तापमान लगातार क्या है? बढ़ता चला जाता है। किसमें? आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में तापमान क्या है? बढ़ता चला जाता है। अब आपकी बुक में ये चीज नहीं है कि आयन मंडल है उसको हमने पुनः
जो तरंगे जो इसमें चलती है आयनिक तत्वों के आधार पर तरंगे होती है, उनके आधार पर देखें तो इसको हमने क्या कर दिया, पुनः डिवाइड कर दिया। कितनी लेयर में कर दिया, 4 लेयर में डिवाइड कर दिया। कितनी लेयर में कर दिया भाई, 4 लेयर में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले डी, ई, एफ और जी, कितनी लेयर में डिवाइड किया है, 4 लेयर में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले डी है, कौन सी लेयर है, डी है, यह डी है आपके भाई 80 तक तो ये है ही, डी है 80 से 99, इधर लिख दूं, डी है 80 से 99। डी तरंग है, सॉरी डी परत है, इस डी परत में आपके दीर्घ तरंग ध्येय की बात की जाती है। दीर्घ तरंग ध्येय, तरंग ध्येय का मतलब तरंग का जो आवर्त काल है उसको हम बोलेंगे एक तरंग। ये होता है कि ये तरंग और दूसरी तरंग, इस तरंग के बीच की जो लंबाई है, ये तरंग और ये तरंग, इसके बीच की जो लंबाई है उसको हमने क्या कहा है, तरंग ध्येय। क्या कहा है, तरंग ध्येय, तरंग ध्येय कहा है। ठीक है, तो दीर्घ तरंग ध्येय की बात की है, तो इस डी परत में दीर्घ तरंग ध्येय है, तो दीर्घ तरंग ध्येय है, तो यहाँ पर क्या जो दीर्घ तरंग वाली जो आपकी तरंगे हैं उनको तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं करती, परावर्तिता नहीं करती। कौन सी तरंगों को आवर्तित सॉरी परावर्तित करती है, तो दीर्घ को तो करेगी नहीं, किसको, दीर्घ तो इसका तरंग ध्येय है। ये निम्न आवर्ती वाली जो तरंग आती है हमारी पृथ्वी से, निम्न आवर्ती वाली जो तरंग आती है पृथ्वी से, उसको क्या करती है, पुनः परावर्तित कर देती है। भाई पृथ्वी से तरंगे आती है वो कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की आती है, लघु तरंग ध्येय वाली, मध्यम तरंग ध्येय वाली और दीर्घ तरंग ध्येय वाली। जो दीर्घ तरंग ध्येय इसका खुद का है, तो यह दीर्घ तरंग को तो क्या कर देगी, अवशोषित कर लेगी, और लघु तरंग की अगर कोई परतें तरंगे आती है उनका ये क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी। क्योंकि आपका आयन मंडल है उसका काम क्या है, तरंगों को परावर्तन करना। तो दीर्घ वाली तो इसके पास रह जाएगी और लघु वाली क्या है, परावर्तित हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई क्या? सर वापस समझाओ। इसकी 4 लेयर है बेटा, कितनी लेयर है, 4। कितनी है, 4। अब चारों का तरंग ये समझ लो, इसका तो क्या है दीर्घ, इसका क्या है मध्यम, इसका क्या है लघु, और इस नीचे सबसे ऊपर वाली का क्या है, इसमें तीनों लघु, मध्यम और दीर्घ, ये तीनों प्रकार की तरंगों का क्या है, परावर्तन कर देती है। तो ये सबसे ऊपर वाली है, वो सारी तरंगे जो रह गई उनका सबका परावर्तन कर देगी। ये हो गया, देखो यू है, एक बार इसको यहां समझेंगे। ये आपका आयन मंडल है और इसमें हमने क्या कर दी, लेयर बना दी। ये है आपकी डी, ये आपकी ई, ये आपकी एफ और ये आपकी जी। अब इधर से पौने आ रही है, सब तरंगे आ रही है। अगर मान लो कोई तरंग कौन सी है, आपके दीर्घ की है, दीर्घ की तरंग है, वो तो कहाँ जाके टकराएगी, वो आपकी एफ से जाके टकराएगी साहब, क्योंकि ये उसको परावर्तित नहीं करेगी, ये इसको परावर्तित नहीं करेगी। कौन करेगी, ये एफ, क्योंकि एफ कौन सी है भाई, लघु की है, तो लघु की है तो दीर्घ तरंग का क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी। ठीक है, और ये ई है, ये कैसी है, मध्यम की है, ये मध्यम की है, तो ये लघु, मध्यम और कौन सी, लघु, दोनों का परावर्तन कर देगी। और ये क्या है, दीर्घ की है, तो ये दीर्घ की किसकी करेगी, लघु का। अगर कोई लघु तरंग आई तो पहली वाली परत से टकरा के नीचे आ जाएगी, अगर कोई मध्यम आई तो दूसरी वाली परत से टकरा के आ जाएगी, अगर कोई दीर्घ आई तो किससे आएगी, एफ से टकरा के नीचे आ जाएगी। अगर कोई भी परत रह गई, कोई भी तरंग रह गई, लघु तरंग, मध्यम तरंग या दीर्घ तरंग, वो लास्ट में जाके जी से टकरा कर वापस आ जाएगी। लास्ट परत कौन सी है, डी है। कौन सी है भाई, लास्ट परत कौन सी है, डी। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कोई चीज है, जैसे मान लो ये दीर्घ तरंग का क्षेत्र है, अब यहाँ दीर्घ आएगी तो दीर्घ को तो अवशोषित कर लेगी सारी। ठीक है, लघु का जो लघु आ गई उसको क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। मध्यम आई तो मध्यम का एरिया है नहीं, तो ये क्या करेगी, मध्यम को आगे ट्रांसफर कर देगी, मध्यम वाले से टकरा करके मध्यम वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंगों का परावर्तन होता है, कौन सी, आयन मंडल से।
कौन से मंडल से होता है भाई? आयन मंडल से। किसका मंडल से। परावर्तन होता है बेटा? अरे आयन मंडल से तरंगों का। किसका परावर्तन होता है बताइए? तरंगों का। तरंगों का। हाँ, आपके आयन मंडल से किसका परावर्तन होता है? तरंगों का परावर्तन होता है। तरंगों ठीक का। है, अब इसमें ये कहाँ तक बताई मैंने? ये वाली 80 से 99 है, 99 से 130 है, 130 से 150 आ गई, फिर ये ऊपर वाली है कि 150 से ऊपर तक जहां तक आयन मंडल है वहां कौन सी परत है? जी मंडल, जी परत है। कौन सी परत है बेटा? जी परत है। या आपके हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखना। तो एक चीज बताइए मेरे को, अगर यहां से लघु तरंग गई तो उसको परावर्तित कौन करेगी? कौन सी परत करेगी इनमें? कौन सी करेगी? अरे डी। डी ना। अगर यहां से आपके मध्यम तरंग गई, कौन सी गई? मध्यम, तो मध्यम को परावर्तित कौन करेगी? ई। ई। अगर आपके यहां से दीर्घ तरंग गई तो उसको परावर्तित कौन करेगी? एफ। और अगर आपको तीनों तरंगे कोई सी भी है जो रह गई उसको परावर्तित कौन करेगा? जी। जी। जी सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन करती है, ये ध्यान रखना। जी सभी प्रकार की तरंगों का क्या करती है? परावर्तन करती है। बताओ क्लियर हुआ क्या? यस सर। तरंग ध्येय का मतलब है तरंग की लंबाई, ठीक है, तरंग की लंबाई। अब इसके ऊपर ये आइनोस्फीयर के जो है आइनो या थर्मोपोज हो गई, ये क्या है? मेसोपोज हो गई, यानी मध्य सीमा। इसे क्या बोलेंगे? मध्य सीमा। और इसको क्या बोलेंगे? आयनिकर सीमा। और लास्ट में कौन सा मंडल आ गया बेटा? बहिर्मंडल। इस बहिर्मंडल में तापमान बढ़ता बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ता चला जाता है और लास्ट में 10,000 किलोमीटर के बाद ये कहाँ मिल जाएगा? अंतरिक्ष में मिल जाएगा। अंतरिक्ष में मिल जाएगा। बताओ समझ में आएगी मेरी बात? अरे समझ में आएगी बेटा? यस सर। आ गया? यस सर। क्लियर है क्या आपका? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब एक चीज जो मिस्टेक हुई है उसको देखना आपकी बुक में, ये कि जो आपकी एफ तरंग है, कौन सी एफ तरंग है, ये एफ तरंग आपके लगभग 300 किलोमीटर, कई 380 किलोमीटर तक बताते हैं। और इसके बाद में क्या आएगी? जी तरंग है। कौन सी आएगी? जी तरंग। क्योंकि एनसीईआरटी में तो 400 किलोमीटर माना है और अदर जो अपने बुक्स है उनमें 640 किलोमीटर माना है। तो ये कितना? लगभग 380 तो जी आ गई, उसके बाद में इससे लेके 640 तक क्या आ गई? सॉरी 380 तो क्या आ गई? एफ। और उसके ऊपर वाली क्या आ गई? जी। एफ के बाद में क्या आएगी? जी परत। बताओ क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, अब इसमें यस सर। एक टॉपिक और रह गया है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण है इसका, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है बेटा? इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है वो आप कल जरूर लेके आना। इस लेसन के कंप्लीट प्रश्न हम देख लेंगे और लेसन कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके। यस सर। ओके।